अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ पर। सोशल इश्यूज़ का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होता, बल्कि तमाम तर वो मामलात जो वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे होते हैं, अंडर डिस्कशन होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, टॉप ट्रेंडिंग, उन्हीं मौज़ूआत को हमारी कोशिश होती है हम ज़ेरे बहस लाएं। हाल ही में हमने देखा, पाकिस्तान की बात करें या भारत की बात करें, मुझे लगता है कत्ल करना बहुत आसान कर दिया गया है। क्या मसला है, क्या वजह है, क्या हमारी सोसाइटी में हमारे अंदर का इंसान मर चुका है, या हमारे लाकानूनियत जो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके पीछे जो डिले किया जाता है जस्टिस को, ये सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है। हम अगर परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तान में ऐसे केसेस हैं जो कई सालों से सिर्फ तारीख पर तारीख एक प्रोसेस को फेस करते हुए चल रहे हैं। अगर हम बात करें इंसाफ मिलने की, तो इंसाफ मिलना इस मुल्क में ना सिर्फ, बल्कि हम हमसाया मुल्क भारत की भी बात करें तो वहाँ का भी निज़ाम काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसा ही है। इंसाफ मिलना इन ममालिक में इतना ही मुश्किल हो चुका है जितना एक आम इंसान के हकूक़ के लिए हम टीवी चैनल्स पर बहुत सारी बात करते देखते हैं। हाल ही में बजट आया, बजट पर भी देखा गया किस तरह से एक मिडिल क्लास इंसान के नाम पर उस मिडिल क्लास इंसान के ख्वाबों को मज़ीद मसल दिया गया, मज़ीद कुचल दिया गया। लेकिन हम बात करेंगे इंसाफ ना मिलना। किसी भी केस को जब हम हाईलाइट होता देखते हैं, सिर्फ तभी क्यों उस केस का एक ट्रायल शुरू होता है। हमने देखा पाकिस्तान में हाल ही में नामवर इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ का किस तरह से बेरहमी से दिन दिहाड़े मर्डर किया गया। इसके बाद एक और खबर सामने आई जो तकरीबन मई के महीने में हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जो अपने हॉस्टल में रह रही थी, उस हॉस्टल में उन्हें किसी नामालूम अफराद ने उन्हें बेरहमी से मर्डर किया। सना यूसुफ के केस को देखें और उस लड़की जो एक हॉस्टल में मर्डर हुई, इन दोनों के केसेस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या यहाँ इंसाफ लेने के लिए भी हमें इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा? क्या यहाँ इन्फ्लुएंसर को भी मुनासिब वक्त पर और सही टाइम पर इंसाफ मिल रहा है? वो इन्फ्लुएंसर जो अब इस दुनिया में रही भी नहीं है। हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं, हमने देखा वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा भयानक केस जो हमारी नज़रों से गुजरा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हम उसकी रील्स देख रहे हैं। सोनम मर्डर केस, खातून ने जिनका नाम सोनम है अपने ही खावंद को हनीमून पर शादी के तकरीबन 11 से 12 दिनों के बाद मर्डर कर दिया। और किस बेरहमी से मर्डर किया, क्या एक प्रॉपर एक प्लानिंग थी, वो सुनकर भी मैं कहती हूँ हमारे होश बाख्ता हो जाते हैं। दूसरा केस भारत में जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ भी एक इन्फ्लुएंसर, नामवर इन्फ्लुएंसर जिनका कमाल कौर भाभी के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट था और तकरीबन फॉलोअर्स भी 405,000 थे उनके फॉलोअर्स। और वीडियोस की अगर हम बात करें तो मिलियंस में उनकी वीडियोस जाती थी। उनको भी किस तरह से बेरहमी से उनकी लाश मिली गाड़ी से। मैं कहती हूँ खवातीन को या मर्द हजरात को, किसी को भी मर्डर किया जाता है, यहाँ कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है। यहाँ इंसाफ को जो डिले किया जाता है उस प्रोसेस की बात की जा रही है। अच्छा, इसी के साथ हमने देखा हाल ही में, बल्कि कल के दिन हमने देखा कि एक फ्लाइट का जो हमने एयर क्रैश होते देखा भारत में, और पूरे पाकिस्तान को मैंने देखा किस तरह से पाकिस्तानियों ने अफसोस के साथ स्टेटस लगाए और उस पर अफसोस का इजहार किया। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि भारत ने किस तरह से अपनी ही नासमझी को, अपनी ही अपनी ही बेवकूफ़ी को, अपनी ही वजह से उनके साथ जो भी हुआ सो हुआ, उस पर भी पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन अब भारतीय अवाम भी नासमझ नहीं है, भारतीय अवाम भी भारतीय हुकूमत के इन हथकंडों को बखूबी समझने लगी है। तो भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर बाकायदा स्टैंड लिया कि इस पूरी जो एक हादसा हुआ है, सानेहा हुआ है एयर जहाज के क्रैश होने का, इसमें पाकिस्तान का कोई भी ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की कोई साजिश नहीं है। लेकिन अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार की एक नहीं, दो नहीं, चारों उंगलियां पाकिस्तान की जानिब है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान ने ही भारत में ये साजिश रचाई है। हम इस फ्लाइट पर भी बात करेंगे जो एक ट्रेजेडी हुई AI-171, हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर नामवर पर्सनालिटीज़ का, पाकिस्तान हो या भारत हो या फिर USA हो, वहाँ पर
इन्फ्लुएंसर्स को इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इन्फ्लुएंसर मर्डर होती हुई नज़र आ रही है, फिर वो खातून हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सोशल टॉक में। जैसा हमने कहा था, फ्लाइट AI-171 पर बात करेंगे। कितने लोग थे जो कई सालों के बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे, कितने लोग थे जो अपनी जिंदगियों के नए आगाज करने जा रहे थे, और कितने लोग थे जो एक वेकेशंस के लिए जा रहे थे, जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे थे। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम भी उतनी ही अफसरदा है जितने भारतीय अवाम है, क्योंकि भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी इंसान हो, इंसान की, इंसानी जान की कीमत, ना सिर्फ इंसानी जान की कीमत, जानदार की कीमत उतनी ही अजियत होती है जितनी हम इंसानों को देखकर अजियत होती है। हम जब किसी जानवर को देखते हैं तो भी उतनी अजियत होती है। इंसान हो, उनके दुख भी साझे होते हैं, गम भी साझे होते हैं। इसी मौजू पर बात करेंगे, उनकी फैमिलीज के बारे में जानेंगे, कहाँ से ताल्लुक था, किन हालात में है, और बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पर मोहम्मद इकबाल ममदानी साहब ने, जो कि भारतीय सहाफ़ी हैं। एक बार फिर सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो हम आपसे अफसोस करेंगे कि जितना अफसोस आप लोगों को है उतना ही पाकिस्तानी अवाम को है, पाकिस्तानी लोगों को है, बल्कि पूरी दुनिया को है। जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी भी मुल्क में हो सकता था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, भारतीय अवाम का क्या रद्द अमल है? नूर, देखिए, ये बहुत ही वाकई में बहुत दर्दनाक हादसा था जिसके अंदर कुल 265 लोगों की जानें चली गई। 242 लोग जो है वो फ्लाइट में थे, और उसके अंदर से एक व्यक्ति जो है, जो कि यूके का रहने वाला था, जब फ्लाइट जाकर के एक बीजे मेडिकल कॉलेज जो है वहां अहमदाबाद के अंदर, जहां स्टूडेंट्स उस वक्त खाना खाने मेस में पहुंचे थे, उस वक्त ये हादसा हुआ। अगर हम पूरे हादसे की बात करें, तकरीबन 1:38 में ये फ्लाइट जो है वो यूके के लिए टेक ऑफ लेता है, और कुल 60 यानी कि 59 सेकंड के अंदर वो जाकर के एक इमारत से टकरा जाता है। अब कारण अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि क्या खामियां रही है इन सारी चीजों को लेकिन जो माना जा रहा है वो ये है कि लैंडिंग गियर जो है, शायद कुछ कहना है कि उनका वो खुल नहीं रहा था। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि दो इंजन, जो डबल इंजन है, वो उसने भी काम करना बंद कर दिया था। और जो कॉल हमको मिली थी पायलट की, वो मेडे आदमी तब इस्तेमाल करता है जब उनको लगता है कि सारी चीजें बस खत्म हो चुकी है। तो वो चीजें अब तक सामने आई है। हालांकि इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स और डीवीआर जो होता है, ये जो सिस्टम्स होते हैं, वो अब हाथ लग गए हैं। लेकिन उसके लिए कितना वक्त लगेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन इस हादसे के अंदर कुल 241 जो पैसेंजर्स थे उनकी मौतें हुई है। दूसरी, अब जो मेडिकल स्टूडेंट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो थे, उन लोगों की भी मौतें की बातें सामने आई है। साथ ही और कई लोग अभी भी घायल हैं। अब पूरे इस मामले के अंदर डीएनए टेस्ट जो है वो किया जा रहा है, फैमिलीज का और बॉडीज का, और एक एक करके बॉडीज जो है वो धीरे धीरे करके उन फैमिली को रिलीज की जाएगी। इसके अंदर कुल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कुल 169 लोग जो है वो इंडियन थे, 53 यूके रेसिडेंट थे, 7 पोर्चुगीज और एक कैनेडियन, यानी कि कुल टोटल और 12 क्रू मेंबर्स सारे मिलाकर के थे। इसके अंदर अलग अलग जगहों से, गुजरात के भी लोग थे, राजस्थान, नागपुर, बिहार का क्रू स्टाफ था, महाराष्ट्र के, मुंबई के लोग थे, अलग अलग जगहों से ये सारे ही लोग थे। और सभी को एक उम्मीद थी कि वो अपने घर अपने परिजनों से मिलने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिसके अंदर वो अपनी ईद की छुट्टियां मनाने के लिए हिंदुस्तान लौटे थे। कुछ ऐसे लोग थे, उसके अंदर एक परिवार जिसकी एक वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो गई थी। उसका एक सपना था कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका जो अंतिम संस्कार है वो इंडिया में किया जाए, उसलिए वो वहां आया था। एक परिवार ऐसा भी था जो अपनी पूरी फैमिली को, मतलब हस्बैंड के साथ, वो फैमिली जो है यहाँ नौकरी छोड़कर, एक डॉक्टर जो थी वो अपने बच्चों के साथ यूके सेटल होना चाह रही थी। एक माँ ऐसी थी जो जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो है फ्लाइट में बैठ करके अपनी बेटी को मिलना चाहती थी। तो जो सपने थे वो कुछ सेकंड्स के अंदर एक तरीके से चकनाचूर हो गए, और इसी का नाम जिंदगी है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इंसान सोचता कुछ है, होता वही है जो अल्लाह करता है। तो इसको देखने से हमारी ये चीजें समझ में आ गई। हमारा यकीन है कि जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, और वाकई में जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है।
हालांकि अब तक इस मामले में कुल 265 लोग जो है वो जहां पर हुए हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अब देखना यह है कि अगर मैं बात करूं इस बोइंग विमान की, अभी तक भले ही कोई भी थियरी आ रही हो, लेकिन बोइंग 787 को लेकर के पिछले साल अमेरिका के अंदर जो बोइंग कंपनी है उसके अपने ही एक इंजीनियर ने विसल ब्लोअर की तरह कहा था कि बोइंग 787 जो है वो बहुत खतरनाक है, जिस तरीके से बनाया है उसको, वो आगे आने वाले सालों के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसकी ठीक है। वजह जो है कि कंपनी जो है इस फ्लाइट की उम्र 50 साल जरूर बताती है, लेकिन 2012 में ये हिंदुस्तान में फ्लाइट खरीदी थी, और उस फ्लाइट के बाद कुछ 12 या 13 साल हुए हैं और अचानक इस तरह का हादसा। तो अलग अलग चीजों को लेकर के भी दुनिया के अंदर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और बोइंग को अगर मैं बात करूं बोइंग के हादसों की, तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट जब न्यूजीलैंड के लिए हुई थी, अचानक वो ऑटो पायलट से जाकर के हट करके सीधे तकरीबन 120 फीट जो है नीचे वो सीधे खसक जाती है। उसमें काफी लोगों को चोटें भी आई थी, अलग से फिर अलग अलग दुनिया के अंदर इस तरह के वाकया है। हालांकि हादसे का वाकया ये फैला रहा है, हाँ। लेकिन अगर बोइंग कंपनी के जो दूसरे प्लेन्स रहे जैसे 737, 747, 757, 767, 777, तो इनके हादसा भी लगभग होते रहे हैं, और 737 के सबसे ज्यादा हादसा हुए हैं दुनिया भर के अंदर इन सारी चीजों को लेकर के। तो बोइंग के हादसा को लेकर कई बार सवाल खड़े जरूर होते रहे। तो इन सभी चीजों को लेकर के 787 जो है वो सेफ माना जाता था, लेकिन पिछले साल जिस तरीके से उसी कंपनी के एक इंजीनियर ने जिस तरीके से ये सवाल खड़ा किया था, अमेरिका में काफी हंगामा हुआ था, अमेरिकन सेनेट के अंदर भी ये बातें उठी थी, तो उसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए थे। लेकिन क्या होता है कि कंपनियां, ये जो बोइंग कंपनी एयरलाइंस बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो इतनी ताकतवर होती है कि उनको चैलेंज करना आसान नहीं होता है। तो इस बार भी जो हादसा हुआ है इसके अंदर अब देखना यह है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो तो यहाँ से जाएगा अमेरिका जिस कंपनी ने बनाया है, वो क्या रिपोर्ट देती है, वो एक बड़ा सवाल रहेगा उन सारी चीजों को लेकर के कि कंपनी सारी चीजें सही बताती है या ये मामला जो है वो पायलट के ऊपर डाला जाता है। अब ये वक्त बीतने के बाद ही नूर पता लग पाएगा। ममदानी साहब, इकबाल ममदानी साहब, मैं जानना चाहूंगी, उड़ान से पहले उस जहाज में पहले ही कुछ खराबी आ रही थी, जैसे एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा या एलईडीज काम नहीं कर रही, या चलाने से पहले ही पायलट ने इंडिकेट कर दिया था, तो इस इंडिकेशन को इग्नोर क्यों किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पायलट की तरफ से नहीं किया गया था। ये उड़ान जो है दिल्ली से अहमदाबाद के लिए आई थी। उसके अंदर कुछ पैसेंजर्स ने ये बताया था कि टीवी जो है वो खराब है, एसी थोड़ी वर्किंग नहीं कर रही। तो इस तरह की जो नॉर्मल चीजें हैं, मैं आपको बता दूं, हम कई बार फ्लाइट का सफर करते हैं और इस तरह की खामियां कई एयरलाइंस में रहती है। मैं भी दुनिया की कई एयरलाइंस में घूमा हूँ, छोटी बड़ी सभी के अंदर। तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें होती है वो लगभग बहुत सी जगह देखी जाती है। और होता क्या है कि कोई भी फ्लाइट जब ग्राउंड पर लैंड करता है तो एक 25 से 45 मिनट का हर अलग अलग एयरपोर्ट ऑथोरिटीज का जो है वो एक टाइमिंग होता है कि उतने में एरोनॉटिकल इंजीनियर जो होता है वो ऑयल चेक करता है, एयर चेक करता है, साथ ही साथ कुछ खामियां है क्या वो चेक करता है। उसी दौरान फ्लाइट को क्लीन भी करना होता है और नए पैसेंजर्स के लिए तैयार करनी होती है। डोर ओपन से लेकर के डोर क्लोज तक का जो टाइमिंग होता है वो एक सर्टन पीरियड होता है कि इतने टाइम में आपको सारी चीजें ग्राउंड पर रेडी करनी है। तो ये प्रेशर ग्राउंड स्टाफ पे भी होता है, ये प्रेशर जो है वो पायलट पे भी होता है और उनके क्रू मेंबर्स पे भी होता है। उनकी वजह क्या है कि कमर्शियल की इस दुनिया के अंदर हर किसी को बहुत तेजी और घाई लगी हुई है, जिसको लेकर के वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पर न रुक करके जितने टाइमिंग पे जाएगी उतना वो पैसा कमा पाएगी। तो इसीलिए जो डायरेक्टर जनरल डीजीसीए जिसको कहा जाता है, उनका भी ये मानना होता है कि कतारों के अंदर फ्लाइट खड़ी होती है तो वो टाइमिंग अगर संभाला जाएगा तो उन टाइमिंग को लेकर के एक शीट बनाई जाती है दुनिया भर के अंदर। उस शीट को लेकर के ये माना जाता है कि सबसे बेहतरीन सर्विस किसकी है। तो जो खामियां, जिन खामियों की आप बात कर रहे हैं, उन खामियों का टेक्निकली तौर पर होना एक आम बात है हर जगह पर। जो मेन चीजें देखी जाती है इन 25 मिनटों के अंदर, वो ये देखा जाता है कि उसका ऑयल और दूसरा एयर वगैरह, ये जो चीजें है वो परफेक्ट है। क्योंकि अभी जो टेक्निकली जितनी फ्लाइट्स हमारी होती है उसके अंदर सिस्टम्स इतने बेहतरीन आ चुके हैं कि अगर कोई खामियां आए तो फटाफट वो सारी चीजें सिस्टम से हमको बताना शुरू कर देती है। तो इन चीजों को लेकर के समझ नहीं आया। लेकिन हालांकि जो ये हादसा हुआ है उसके अंदर अब देखना यह है कि लैंड
गियर की जो बात चल रही है, क्या होता है कि लैंड गियर अगर अटक जाता है तो वो एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा, अगर इंजन फेलियर का मामला होता है तो इंजन फेलियर की एक वजह ये भी होती है कि अगर झुंड के अंदर कोई पक्षी आ जाते हैं और इंजन से टकरा जाते हैं तब भी इस तरह की चीजें हो सकती है। या थर्ड ये होता है कि जेन्यूनली इन सारी ही चीजों को लेकर के ऐसे हालात पैदा हो कि हम समझ ना सके और अचानक जो है वो इंजन में ऑयल नहीं है उसको लेकर के, या फ्यूल जो है ऑयल, हम्म, ऑयल जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है, उसको लेकर के भी इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है। तो अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या खामियां थी। हालांकि ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स वगैरह मिला है, 1 महीने में बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए तकरीबन 1 साल का समय कंपनियों के पास रहता है कि किस तरह चीजें हुई है, क्या खामियां रही है, उसको देखने के लिए। ठीक है। ममदानी साहब, मुतासरा खानदानों को भी कहा गया है कि 1 करोड़ दिया जाएगा। इस हवाले से बताएं कि मुतासरा खानदानों को किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे हुकूमत की जानिब से। देखिए नूर, सबसे बड़ी चीज ये है कि जानों का बदला तो कोई नहीं है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई ही है। भी अगर पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे तो वो नहीं है। हालांकि इस बिल्कुल। मामले के अंदर जो एयरलाइंस टाटा कंपनी चलाती है उसने ये कहा है कि वो मुतासर जितने लोग हैं उनके फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपया वो देगी। हम्म। साथ ही जो नुकसान हॉस्पिटल्स का हुआ है वो पूरी भरपाई करेगी। कुछ उन्होंने फ्लाइट्स वगैरह चलाई है उनके फैमिलीज के लिए, हॉस्पिटल्स का जो खर्च है वो सारी चीजें उठाएगी। उन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने माना है। अब दूसरा, मतलब ये ऑप्शन तो मैं नहीं कहूंगा कि उनकी फैमिलीज को हम वापस ला सकते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन कदम भी है एक तरीके से कि जो फैमिलीज है उनको ये मदद के रूप में एक चीजें मिलती है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि हम्म। इसका कोई बदल नहीं हो सकता दुनिया बिल्कुल। के अंदर। जो हमारे अपने चले गए, कई ऐसे फैमिलीज पूरी तरीके से तबाह हो गई, कई फैमिली ऐसी है जो जिनका कमाने वाला चले गया। जिंदगी भर की यादें जो एग्जैक्टली। है वो एक तो बहुत हम्म। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उन सारी चीजों को कहने ममदानी के साहब, लिए। आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो ऐसा सुनने में आया, क्या ये अफवाह है या ये हकीकत है? ये आप हमें बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि जब ये एयर क्रैश हुआ तो पाकिस्तान की तरफ भी उंगलियां उठाई गई। क्या कहते हैं, ये नहीं नहीं हकीकत नहीं है या नहीं, ये अफवाह है? देखिए ये अभी तक मैंने ना सुना है ना मैंने इससे बात की है। हम्म। मैं मादरस क्या कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये एक हादसा था। ठीक है। और आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ हो, देखिए ट्रोलर्स एग्जैक्टली। के लिए जो 2-2 रुपए के ट्रोलर्स होते हैं उसको ऊपर सवाल नहीं खड़े करते हैं। सरकारी बयान या कंपनी की तरफ से इस तरह की कोई चीज ना सामने आई है ना हम्म। उन्होंने बात की है। ठीक है। क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ ले रहा है, 650 मीटर के ऊपर तक पहुंच रहा है हम्म। और उसका सीधा गिरना वो शुरू हो गया। ठीक तो है। इसमें कोई ऐसा मामला किसी देश को या किसी देश को बदनाम करने का बिल्कुल भी नहीं है जिस के ऊपर सवाल खड़े किए ठीक है। जाए। एक हालांकि और खबर हमने पिछले सुनने में आई कि एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को रोक दिया गया। धमाके की एक फोन कॉल उन्होंने अटेंड हुई और उसके बाद उस अब देखिए एयर वो इंडिया की फ्लाइट इस को रोक तरह के दिया गया। इस बारे इंटरनेशनली में क्या जो है कहते हैं? नूर, ये आज एक बिल्कुल फ्लाइट को रोका गया है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की जब भी कोई कॉल्स आती है, सिर्फ ये एयर इंडिया के लिए नहीं, जी। वर्ल्ड वाइड हम्म। अगर कोई ईमेल आ जाए या इस तरह की कोई कॉल्स आते हैं तो सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से एयरपोर्ट अथॉरिटी का और वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर्स का यह जिम्मा होता है कि वाकई में ये फेक कॉल है या क्या है उसको देखना। क्योंकि जो मुसाफिर है उनकी जिंदगियों का सवाल होता है। अगर बिल्कुल। सपोज करिए कि यह हादसा वाकई में सही में हो जाए, हम्म। जिनको लेकर के फिर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। तो इस तरह की चीजों को अक्सर दुनिया भर के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो या हम्म। आपके यहाँ का हो, सभी जगह की मैं बात करूंगा कि अगर कोई भी कॉल्स अगर समझ में आते हैं तुरंत उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसकी जांच की जाती है कि ये जो कॉल है इसमें कितनी सच्चाई है। और कई बार आप देखोगे कि उस कॉल के बाद में कई गिरफ्तारियां भी होती है। बाद में पता चलता है कि किसी ने नशे की हालत में कर दिया है, किसी की फ्लाइट लेट हो रही है एग्जैक्टली। तो वो फ्लाइट उसको मिल जाए उसकी। तो उन सारी चीजों को, ये नॉर्मल रूटीन दुनिया में ये सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है। दूसरी जानिब हम एक और मौजू पर बात करना चाहेंगे ममदानी साहब। जो सोनम मर्डर केस भारत में काफ़ी ज़्यादा हम उसके हैशटैग्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अंडर डिस्कशन है। क्या कहते हैं, सोनम मर्डर केस जहां तक अभी तक देखा जा रहा है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, फोर्स्ड मैरिज का केस लग रहा है, अनहैप्पी ब्राइड का केस लग रहा है।
क्या कहते हैं इस तरह के केसेस के हवाले से आप तक क्या मालूमात पहुंची है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि दर हकीकत मामला था क्या आखिर। अब मैं नूर सच बता रहा हूँ, मैं सोनम मर्डर केस को लेकर के कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत तो ऊंची चीजें नजर आ रही है उसके अंदर, और यहाँ भी मैंने अपने चैनल पे भी इस पर डिस्कस करने से साफ तौर पर मना किया है। तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ सोनम केस को लेकर के। अगर आप कुछ और चाहे मुझसे बिल्कुल जरूर पूछिए। आज भी देखिए एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई है आपके हरियाणा और पंजाब की। बिल्कुल। कमाल कौर भाभी एक है ना? आपकी इन्फ्लुएंसर हैं हाँ, और काफी मिलियंस में कंचन उनकी कुमारी, व्यूवरशिप है। कंचन कुमारी और कमल कौर। कमल कौर, कमल बिल्कुल। कौर के बारे में आपको उस मामले के अंदर मैं आपसे कहूंगा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है अब तक इस मामले के अंदर, और उसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक फरार है। ठीक पुलिस का है। कहना है कि 7 और 8 तारीख को ये लोग उसके घर पहुंचे थे, और कमल कौर को पहले भी धमकियां दी गई थी। उनका कहना है कि जो वीडियोस वो बनाती है, जो अश्लीलता फैलाती है, यानी कि उन सारी ही चीजों को लेकर के लगातार जो यंग जनरेशन है वो बिगड़ रही है, उसके लिए उनका कहना था कि हमने काफी बार समझाया लेकिन वो समझ नहीं रही थी, जिसको लेकर के ये 7-8 तारीख के दरमियान उनके घर पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि बठिंडा में एक प्रोग्राम है जहां आपको आना है, दुकान की ओपनिंग है। उन सारी चीजों को लेकर के बातचीत हुई। आज जब वो वहां पहुंची तो रास्ते के अंदर इन 2 लोगों ने गाड़ी की खराबी का हवाला बताते हुए उसका गला दबा करके उसका मर्डर किया, और उसके बाद में उसकी लाश जो है वो गाड़ी में डाल करके एक मेडिकल कॉलेज था वहां पर उस लाश को रखा गया था, जिसके बाद में बदबू आने के बाद में जिसके जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को शिकायत की। जब पुलिस पहुंची तो ये बॉडी रिकवर की गई थी। उससे पहले जो इसकी जो फैमिली है कमल की, उसने कुछ कंप्लेंट्स वगैरह लगाई थी, लिखवाई थी पुलिस को कि उनकी बातचीत नहीं हो रही है। आखिरी बार जब बात हुई थी उसके बाद के अंदर उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के जब जांच की गई तो पता चला ये कमल कौर है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस मामले के अंदर जो बॉडी मिली है उसका अंतिम संस्कार, मतलब वो हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से जो तरीका होता है वो उसका कर दिया गया है, हालांकि कल। उनकी और फैमिली पुलिस ने में, जो अहले खाना में सीसीटीवी कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या उनके बच्चे थे? फैमिली में कौन कौन था? देखिए उस फैमिली के अंदर 2 भाई है और मेरे ख्याल से 2 बहन है और माँ है। इन 5 लोगों का जिक्र आता है। उनके वालिद का तकरीबन 3 साल पहले इंतकाल हो गया था और ये सबसे छोटी बहन थी। इन सारी चीजों को लेकर के जो पुलिस ने बताया, पुलिस का कहना है कि जब इसको धमकाया गया था तो तब उसने माफी भी मांगी थी और जो वीडियो थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन जो आरोपी है उनका कहना है कि वो हमारी बात नहीं सुन रही थी और वो हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि इस तरह के जो भी वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे वो बंद कर दे, अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इन सभी चीजों को लेकर के मामला जो है वो टूट पकड़ा। जब वो नहीं मानी तब जाकर के इसका मर्डर किया गया। हालांकि इस मामले के अंदर मास्टरमाइंड जो है वो अभी तक फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि वो सोशल साइट पे काफी मैसेजेस और ऑडियो जो है वो वायरल कर रहा है। पुलिस का कहना है उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए नूर, मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें बहुत आम हो गई है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया भर की बात हो। अलग अलग आप देखोगे शोज चलते हैं, अलग अलग चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप बात नहीं कर पाते हो, वो सारी चीजें आप वो सोशल मीडिया पे डालते हो और वो सारी चीजें करवाते हो। तो ये सारी चीजें बहुत रूटीन है इस तरह की। मुझे लगता है कि चीजों को लेकर के किसी का मर्डर कर देना, किसी की जान पर ममदानी साहब, अगर हम हमला ओवरऑल कर देना। पूरे मुल्क की, सिर्फ एक किसी कंट्री की, किसी एक मुल्क की बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में क्योंकि बहुत जल्दी इंसाफ डिलीवर कर दिया जाता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इतना ज्यादा क्राइम रेट बढ़ता नहीं जा रहा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और भारत की बात करें तो यहाँ पर मामूल बन चुका है कि मर्डर करना कोई बड़ी बात रही नहीं है। क्या कहते हैं, भारत में इंसाफ प्रोवाइड करने में, डिलीवर करने में कितनी देरी कर दी जाती है? क्योंकि जहां तक हम जानते हैं वहां भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती है और इंसाफ को डिले किया जाता है। क्या कहते हैं? नहीं देखिए, ये मैं सिर्फ, जैसा आपने कहा कि यूरोपियन कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, ये हम भी मानते हैं। शायद यही एक कारण है जिसके लिए इलीगल इमिग्रेशन जो है वो लोग हमारे मुल्कों से निकल करके वहां एक बार जाते तो फिर आना नहीं पसंद करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सब जगह। लेकिन एशिया के अंदर ऐसी कई कंट्रीज है जिसके अंदर भारत भी आता है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया,
नेपाल हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज है वहाँ रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी आबादियां बहुत बड़ी है, इनका क्षेत्रफल छोटा है। दूसरा, यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं वो कानून के शिकंजे में तब तक नहीं आते जब तक बहुत कुछ मेजर ना हो जाए। चाहे वो इंडिया की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, आपने कई केसेस आपके पाकिस्तान में भी देखे होंगे, भारत में भी ऐसे कई केसेस है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे अब कई चीजों को लेकर के इंडिया के अंदर भी इस कानून रूल ऑफ लॉ को लेकर के कई चीजें इम्प्लीमेंट की जा रही है, कई कानून के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जो हमारी आईपीसी कानून था, सीआरपीसी था, उसे बीएनएस के अंदर तब्दील किया गया है, कानून को काफी सख्त किया गया है। दूसरा, और टाइम लिमिट जो है वो काफी कम रखी गई है, एक पीरियड बता दिया गया है कि इतने पीरियड में इंसाफ होना चाहिए। तो यानी कि अब देखिए, भारत की आबादी जो है वो 140 करोड़ से ज्यादा की है, पाकिस्तान की तकरीबन 22-25 करोड़ की आबादी है, और वहां पर पुलिस फोर्स कम हो जाती है। दूसरा, आप अगर देखोगे तो जजेस जो है वो बहुत कम है। दुनिया के अंदर आबादी कम है और वहां इंसाफ के लिए सारी चीजों को लेकर के बहुत खास करके ध्यान रखा जाता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजों के अंदर जरूर खामियां जरूर है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन भारत की अगर बात करें तो पिछले साल से लेकर के अब तक के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कानून के अंदर बदलाव किया गया है, बीएनएस कानून लाया गया है, उसके अंदर जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है, पुलिस तादाद बढ़ाई जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव है, और आने वाले 5-10 सालों में हमको ऐसा लगता है कि शायद और बहुत बड़े चेंजेस यहाँ आएंगे, जिसको लेकर के उम्मीद की जा रही है। अच्छा, क्या कहते हैं, जैसा हम अभी कमल कौर भाभी के केस को भी देख रहे हैं तो इशारा वही जा रहा है कि गैरत के नाम पर किसी को कत्ल कर देना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती, और गैरत के नाम पर किसी को भी कत्ल कर देना समझा जाता है कि बिल्कुल जायज अमल था। क्या कहते हैं, भारत में कितने फीसद लोग हैं, क्या परसेंटेज है जो गैरत के नाम पर मर्डर बहुत ज्यादा किए जाते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसी चीजें अमेरिका के अंदर भी सामने आई है, अनगिनत चीजें सामने आई है सारी चीजों को लेकर के लगातार। और ये जो मर्डर की अगर हम बात करें, तो किसी पर भी जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। कानून दुनिया के अंदर हर जगह मौजूद है, हो सकता है कहीं जल्द हो कहीं लेट हो, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें अक्सर चलती रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जब चाहेगा वो अपनी मर्जी का कानून बनाएगा और किसी की भी जान लेने का वो हक रखता है, चाहे वो निजाम मुल्क का हो, चाहे शरीयत का हो, या किसी भी मजहब का हो, वो कोई इजाजत नहीं देता है कि आप कौन होते हो, मतलब ये तय करोगे कि आप किसी को जन्नत दोगे या जहन्नुम दोगे। आपका ये कोई हक ही नहीं सारी चीजों को लेकर के। आपका काम ये है कि अगर कोई चीज आप देखते हो गलत है, जो आप ये बता रहे हो कि उसने लूज टॉप की इसलिए आपने मर्डर कर दिया, तो क्या मतलब आप ने कोई बड़ा अच्छा काम किया है? नहीं, आपने भी तो वही काम किया ना, बिल्कुल वही घटिया चीजें आपने चलाई है। तो ये सिंपल सा फंडा ये है इस पूरे मामले के अंदर कि मुल्कों में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जो कानून है वो लोगों के ऊपर, और चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, ताकतवर हो, उन सब लोगों के ऊपर अगर जब तक नहीं आएगा तब तक के इस तरह के हालात रहेंगे। ये हालात मुझे लगता है खास करके इंडिया पाकिस्तान में दोनों ही जगह बहुत तेजी से देखे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर हर जगह बदलाव हो रहा है, और आप ये बदलाव हमारे अपने मुल्कों में भी जल्द देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मोहम्मद इकबाल ममदानी साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज हमने जो मौजू डिस्कस की, सोशल मीडिया पर हर तरफ हमें यही रील्स, यही वीडियोस देखने को मिल रही थी, और एक बात मोहम्मद इकबाल ममदानी साहब ने बहुत खूब कही कि जब तक पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, नहीं मजबूत किया जाएगा, तब तक हम कहीं पर भी नहीं देख सकते अमन कायम होता हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन कायम रहे तो हमें अपने मुल्क में भी रूल ऑफ लॉ को मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।